गाइस, सो आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ये पार्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो इस सेशन में हम रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें स्टार्टिंग होती है रिलेशन से। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे एंड देन इसको एंड करके नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस के ऊपर चलेंगे कि हाउ रिलेशंस आर रिलेटेड टू फंक्शंस एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। कौन सी चीजें ऐसी जरूरी हैं जब हम रिलेशंस को रिलेट कर पाए फंक्शन से। ओके, जैसे कि आप सभी ने अपनी बुक में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सभी फंक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं, 11th क्लास में ये वर्ड आया है, सभी फंक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं वो सभी रिलेशन हैं, बट सभी रिलेशन फंक्शंस नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का ध्यान जरूर दीजिए कि सभी फंक्शंस जो है वो रिलेशन तो है लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। ओके गाइस, क्लियर है? अब कुछ चीजों के बारे में और स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष गौरव एंड आई हैव बीन टीचिंग इन इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 7 years। पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव वर्कड एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड देन आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। सो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जो हमारा पहली चीज है, पहले हम बात करेंगे सेट्स के बारे में। ठीक है, सेट्स के बारे में। सेट्स हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। सेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें 11th क्लास के एस्पेक्ट से तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है सेट का? सेट्स का ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना कि सेट आए कहां से और क्यों सेट रिलेट करते हैं किसी भी रिलेशन को। ठीक है, तो रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट्स क्यों होता है ये बहुत जरूरी है। मे भी हो सकता हो आप 11th की चीजें भूल गए हो एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रश अप थिंग्स। यहां पर मैं आपको पूरा सेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जस्ट आपकी मेमोरी ब्रश अप करूंगा कि यस, आप लोगों ने ये सारी चीजें 11th क्लास में पढ़ी है और जिसका यूज हम 12th क्लास में करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है। ओके गाइस, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आप जरूर दीजिए कि हम शुरुआत करेंगे और पहले इसी चीज को शुरू करेंगे। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सेट्स के बारे में। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने क्या किया था, इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यानी हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में सेट्स बनाना शुरू कर दिया। उनके अलग अलग सेट्स बनाए इन्होंने। अब जब उनके अलग अलग इन्होंने सेट्स बनाए तो उसमें हुआ क्या, ये जो सेट्स हैं ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते थे। अब यूनिवर्सली जो सेट होता है, इसको सेट को क्या बोला जाता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जब भी हम किसी सेट की बात कर रहे हैं तो सेट एक वेल डिफाइंड है। ओके, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सेट को हम बोलेंगे दिस इज वेल डिफाइंड यानी अच्छी तरीके से हमें पता है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ कलेक्टिवली कैन बी कॉल्ड एज सेट्स। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि आप सेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब सेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जितनी, अब कौन सी बुक्स, किस तरीके की बुक्स, आपके लिए वो बुक अलग होगी, कौन से सब्जेक्ट की बुक, ये डिफाइन नहीं है। तो मेरे लिए मैं सेट ऑफ बुक किसकी बात कर रहा हूं ये मैंने डिफाइन नहीं किया, इसीलिए इस टर्म को नहीं रख सकते। लेकिन जैसे मैंने ये बोला कि आप आर.एस. अग्रवाल की बुक्स ले लीजिए, तो आर.एस. अग्रवाल की नंबर ऑफ बुक्स फिक्स्ड हो गई, वो यूनिवर्सली फिक्स्ड हो गई। अब ये बुक चेंज नहीं हो सकती। आर.एस. अग्रवाल की जितनी भी आ रही या एस्चान पब्लिकेशन की जितनी भी बुक आ रही है उसका नंबर एक फिक्स है जो आपके लिए भी सेम होगा और मेरे लिए भी सेम होगा। इसीलिए मैंने बोला कि उसका एक सेट बना दिया। इसके बारे में हम आगे जाके और सारी चीजों में पढ़ेंगे। अब जैसा कि मैं आपको यहां पर देख पा रहे हैं, आप यहां पर मैंने एक चीज इन्फॉर्म भी करी है और आपके लिए लिखी भी है कि सेट्स आर बीइंग यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। यानी मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सेट का यूज जरूर करते हैं, सेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। नाउ मैंने आपको सेट के बारे में ये वाली चीज इंफॉर्मेशन तो दे दी कि जब भी हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां पर वो सेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला अ सेट ऑफ फॉर्मर नोबेल प्राइज विनर्स। नोबेल प्राइज विनर वर्ड में अगर कोई भी बोलता है तो कोई भी नोबेल प्राइज विनर्स को कलेक्ट करेगा या उनका एक कलेक्शन ऑफ सेट बनाएगा या उनके नाम
नाम एक साथ नोट डाउन करेगा तो वो आपके लिए भी सेम, वो मेरे लिए भी सेम, कोई चीज का डिफरेंस नहीं होगा। आपके लिए जो चीजें हैं वही मेरे लिए है, तो देयर इज नो डिफरेंस। तो इसीलिए यहां पर हम ये चीज बोलेंगे कि सेट एक वेल डिफाइंड है, इसका नंबर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई। वर्ड में सभी लोगों के लिए नंबर सेम है, फिक्स्ड है। ठीक, अब जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल जो लिया उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन आवर यूनिवर्सिटी। यानी मेरी यूनिवर्सिटी में आपके हिसाब से टॉल, में भी हो सकता हो मेरी हाइट जो है वो कम हो, आपकी हाइट ज्यादा हो, आपके हिसाब से टॉल कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से टॉल कोई और हो सकता है। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है या तो आपका पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्शन हमारा चेंज हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, यानी आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ना। तो अगर ये चेंज हो रही है वैल्यू, तो मैं इसको सेट के अंदर नहीं डाल सकता। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, तब मैं सेट में नहीं डाल सकता हूं ये चीज। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और 11th क्लास में भी हो सकता हो आप ये चीजें मिस आउट कर गए हो, और यहां पर इसी चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़े, समझते हैं। चलिए, सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो सेट को यार दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर भी मैं आपको एक नई चीज बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? एक तो सेट को जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, एक हमारा फॉर्म होता है रूस्टर फॉर्म, ठीक है, और एक हमारा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो तरीके के फॉर्म हो गए। अब रूस्टर फॉर्म में भी ना, अगर आप आईआईटी जेई की बात करें, जब हम आईआईटी जेई में आ जाते हैं तो आईआईटी जेई इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको कि टैबुलर और रूस्टर फॉर्म अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, क्योंकि दोनों बात सेम हो रही है, सेम तरीके की हम बात कर रहे हैं, सेम तरीके की चीजों के बारे में बता रहे हैं। बट यहां पर हुआ क्या है, हमने कह दिया स्टार्टिंग में कि आपसे एक चीज बोल दी कि रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, या रिप्रेजेंट द गिवन फॉर्म ऑफ सेट्स इन फॉर्म ऑफ रूस्टर। यानी हमें जो दिए हुए सेट उनको रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो मैंने आपसे बोल दिया कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, a set of natural numbers till 10, यानी 10 तक कितने तक, 1 से लेकर 10 तक। नेचुरल नंबर आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम लिख रहे हैं। ये एक सेट बना लिया हमने। अब ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल नंबर जितने भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो फिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 फिक्स नंबर है हमारे पास में। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है रूस्टर फॉर्म में। अब उसी के जस्ट नीचे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैबुलर फॉर्म। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि ये रूस्टर फॉर्म तो चलो ठीक है, लेकिन टैबुलर फॉर्म वो समझ लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को कहते हैं। तो यहां पर वो गलती कर जाते हैं, सेकेंड टाइम भी वो रूस्टर फॉर्म ही पूछ रहा है, लेकिन क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें समझ में नहीं आया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर गलती कर जाते हैं। ओके, ठीक है, ये बात सही। दूसरी फॉर्म हमारी आ गई सेट बिल्डर फॉर्म, इसको इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक चीज यहां पर रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप रूस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर जो फॉर्म दी हुई है, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन समझ लें। ये 11th की चीजें हैं, आप 11th क्लास में जब 11th की क्लासेस आप देखेंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, या बुक उठा लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। मेरा टास्क है आपको रिलेशन समझाना, बिकॉज स्टार्टिंग रिलेशन का ही सेट से होता है, तो मुझे सेट समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं जस्ट ब्रश अप कर रहा हूं आपकी चीजें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नाउ हम रूस्टर फॉर्म की बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि रूस्टर फॉर्म को ही हमने टैबुलर फॉर्म भी बोला। ओके, ठीक है, रूस्टर फॉर्म को ही हमने टैबुलर फॉर्म भी बोला। तो दोनों फॉर्म क्या हो गई, सेम हो गई, सिंगल हो गई। ओके, गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ओके, क्लियर है? नाउ अगर हम रूस्टर फॉर्म की बात करें तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, यानी कभी भी हम रूस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम सभी जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए, उनको एक ब्रेसेस के अंदर उठाकर लिख देते हैं।
जैसे ये ब्रेसेस है, इनको कर्ली ब्रैकेट्स आप बोलते होंगे, या फिर कुछ ऐसे ब्रेसेस जो हैं, इन ब्रेसेस के अंदर हमने एलिमेंट्स लिख दिए। जैसे कि मैंने बोला सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने अभी आपको पिछला एग्जांपल दिया था कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं टिल 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका एक सेट है। उस सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने 10 का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कर दिया है। कुछ इस तरीके से हम ये जो 10 चीजें हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट? यहां तक सभी को क्लियर होगा? आई होप सबको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, अच्छा एक चीज और आपने अपनी बुक में पढ़ रखी होगी कि कन्वेंशनली अगर बात करें, हम कन्वेंशनली बात करें तो कन्वेंशनली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। कन्वेंशनली कहीं पर रिटर्न नहीं है, कहीं पर फिक्स नहीं है कि हम कैपिटल लेटर्स से ही लिखें। अब बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर्स ऐसा होता है कि क्योंकि बुक में दिया रहता है या बहुत जगह पे लिखा हुआ है तो उन्होंने क्या कर दिया, इस कन्वेंशनल वर्ड को वो भूल ही जाते हैं। वो सोचते हैं कि सेट को हमेशा हम कैपिटल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए आप, ठीक है, मेरा एग्जाम्पल समझिएगा। मैं अपने तरीके से उस सेट को बनाना चाहता हूं, मैंने जो एलिमेंट्स रखे वो सेम है, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेशन हरीश को कहने का कुछ भी हो सकता है। मैं हो सकता हूं स्मॉल एच से हरीश को लिखूं या स्मॉल एच से हर्षित को लिखूं, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेशन हो सकता हो, आपके दिमाग में, इन योर बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो कि आप जब हर्षित लिखें तो आप एच कैपिटल ही रखना चाहें, और फिर आप इस पैरामीटर में सबको जज करने लगे कि एक काम करो, हर्षित जब भी नेम लिखते हैं तो एच को कैपिटल रखना ही रखना है। दिस इज अ कन्वेंशनल फॉर्म, नॉट अ रिटन फॉर्म कि हमें ऐसा करना ही करना है। तो मैं इसीलिए मैंने यहां पर स्मॉल लिखा जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, क्योंकि कन्वेंशनली ऐसा लिखा जाता है। दिस इज नॉट एब्सोल्युटली रिटन कि करेक्ट तभी होगा जब आप कैपिटल में लिखेंगे। ओके, नाउ हमने उन्हीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करी। अब यहां पर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, यानी कि एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं। अब वो नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि k के अंदर x एक एलिमेंट आ गया है, और वो x क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब हम उसके अंदर जितनी भी चीजें आती जाती हैं उसको ऐसे लिख देते हैं। नाउ एक मॉड्यूलर फॉर्म होती है, उसको भी समझ लेते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से कुछ, ठीक, मॉड फॉर्म में बहुत जगह पे मोस्टली, जब अभी मैं आगे आपको कार्टेशियन फॉर्म पढ़ाऊंगा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। बट मैं आपको मॉड्यूलर फॉर्म अभी क्लियर कर दे रहा हूं। मॉड्यूलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लिख दिया m यहां पर, तो m से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इस सेट के अंदर आ चुके हैं। यानी अगर मैं मॉड्यूलर में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो m रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आ चुके हैं। ओके, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम जब रिलेशन पढ़ेंगे और जहां पर हम बात करेंगे किस चीज की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही रिलेशन स्टैब्लिश होता है, तब हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सो डोंट वरी। ओके, एक एक चीज मैं एक एक चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उठा रहा हूं, एक सीक्वेंस में उठा रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास पे ही हैं, हम 12th क्लास पे पहुंचे भी नहीं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि हम सेट्स के जानते हैं मैथ्स में, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, क्योंकि ये सभी नंबर फिक्स हो गए ना।
ये नंबर चेंज नहीं हो सकते, ये नंबर मेरे हिसाब से कुछ और नहीं हो सकते, आपके हिसाब से कुछ और नहीं हो सकते, बिकॉज यहां पर क्या आ गया, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये सारी चीजें आ गई ना, तो इसीलिए ये चीजें चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको चेंज कर देंगे। ओके, इस बात को समझ रहे हैं? तो ये नंबर चेंज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि जब ऑल चीजें आ गई हैं, सारी ऑल चीजें हैं, तो अब हम यहां पर ये चीजें नहीं बोल सकते। ओके, नाउ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। जब हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसमें भी यही है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे ले लिए हमने, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है सारे ले लिए हमने, तभी हमने वो सेट बनाया है और तभी वो सेट हमारा मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ट्रू होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, इस बात को समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे चीजों के बारे में बात करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होंगे हमारे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेट के। ठीक है, एम्प्टी सेट होता है, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है या नल सेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइड सेट या नल सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट मतलब कि जो सीरीज रुक गई है और इनफाइनाइट जो सीरीज चलती जा रही है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट में आ गए, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो इनफाइनाइट सेट में है वो इनफाइनाइट सेट में आ गए। ठीक है, कोई चेंज तो होगा नहीं इसमें। ओके, गॉट माई पॉइंट? यहां तक समझ में आ रहा? इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं जो कि हमारे हिसाब से जो दो सेट की अगर हम बात करें, ऐसे दो सेट जिनको हम इक्वली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इक्वालिटी का टर्म तभी आता है जब हमने बोला क्या, जब हमने बोला दोनों तरीके से वो चीजें इक्वल हो। तो ऐसे सेट जो बराबर हो जाए उनको इक्वल सेट के अंदर रखा जाता है। सब सेट की बात करेंगे तो एक बड़ी चीज का छोटा फॉर्म, एक बड़ी चीज का छोटा फॉर्म जो होता है उसको क्या बोला जाता है? सब सेट बोला जाता है। यानी हमने क्या बोल दिया, एक बड़ी चीज का छोटा फॉर्म, यानी एक बड़ा सेट है हमारा, उसका एक छोटा फॉर्म हमने ले लिया, उसको हमने बोल दिया सबसेट। जैसे समझिएगा जरा इस चीज को, जैसे मैंने लिख दिया, यहां पर मैं अच्छे से लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, और फिर मैंने इसमें से कॉल किया कि भाई 1 और 2 है, इसको मैंने बोल दिया कि x है और इसको मैंने बोल दिया कि ये a है। तो नाउ आई कैन से दैट कि x इज अ सबसेट ऑफ क्या है? a। x क्या है? सबसेट है मेरे a का। ओके, यानी x जो है मेरे पार्ट है a का। ओके, ठीक है। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये पावर सेट और यूनिवर्सल सेट जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज आता है, तो इसको हम आगे चीजों में समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं बिकॉज वहां पर जाके आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं तब हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल रिलेशन ये दोनों में अलग अलग चीजें आ जाती हैं। देखो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इन दोनों को तब टच करूंगा, तब आपको क्लियरली समझा दूंगा ये चीज। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि इन केस अगर आपको क्लियर नहीं हो रही हो या आप ये जो पॉइंट्स है इनको आप देखना चाहते हैं विद एग्जांपल्स, तो प्लीज 11th की बुक को अपने रेफर जरूर करें, बिकॉज ये 11th के टॉपिक्स हैं जो हम ब्रश अप कर रहे हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ना कार्टेशियन प्रोडक्ट शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर हो। अब ऑर्डर्ड पेयर ये किस चिड़िया का नाम है भाई? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है जरा समझिएगा, ध्यान दीजिए। ऑर्डर्ड पेयर की जब भी हम बात करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या हो गया? ठीक है, ऑर्डर्ड सेट्स बोल दिया या ऑर्डर्ड पेयर बोल दिया। ठीक, क्या है ये ऑर्डर्ड सेट या ऑर्डर पेयर? यानी अगर मैंने लिख दिया 1 2, अगर मैंने लिख दिया 1 2, तो ऑर्डर सेट का मतलब हो गया कि अब अदला बदली नहीं हो सकती। अब क्या है? वापस दोबारा नहीं जा सकता। यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो इसको 2 1 करके नहीं लिखा जा सकता है।
ठीक है, जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो अदला बदली नहीं हो सकती है। 1 2 को आप 2 1 नहीं लिख सकते हैं बेटा जी, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या एक ऑर्डर में लिखा गया ना। अब हम बात करते हैं भाई, जो भी हमारे पास में चीजें हैं, यानी यहां पर हम जो भी चीजों की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर की हमने कहानी पढ़ ली, तो इसमें कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी तो बात हो रही है। तो आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ओके, जरा ध्यान देते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, यानी एक बार आपको टेंशन हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या है तो आप क्लियरली उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का। भाई सेट तो आपको समझ में आया ना। अब मान लेते हैं कि ऐसा है कि मेरे पास में मेरा घर है, ठीक है, मान लिया ये मेरा घर है, लेट्स से कि ये मेरा घर है। ओके, तो ये मेरा घर हो गया और इसी मेरे घर के सामने एक दूसरा घर बना हुआ है, ठीक है, ये दूसरा घर हो गया। ओके, तो ये वाला मेरा घर, ये सामने वाले का घर। अब अगर ऐसा है एक्सक्यूज मी, अब अगर ऐसा है तो मेरे घर में मान लेते हैं 4 लोग रहते हैं और सामने वाले में भी मान लेते हैं 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि ये होता है प्रोडक्ट किसके बीच में, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है यार, तुम मल्टीप्लाई करोगे, यानी अगर तुम रिश्तेदारी लिखोगे, यानी यहां से हमारी रिलेशन की शुरुआत होती है, यहां से हम रिलेशन को पढ़ना शुरू करेंगे, यहां से हम समझेंगे कि रिलेशन क्या है। ओके, तो जब भी हम रिश्तेदारी की बात करेंगे तो रिश्तेदारी तो है वो दो, ऐसा तो नहीं कि इस घर में कोई नहीं रहता, 0 लोग रहते हो, इनकी रिश्तेदारी मैं इसके साथ में दिखा सकता हूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं तभी ऐसा कर सकता हूं जब यहां पर भी लोग हो और यहां पर भी लोग हो। जरूरी नहीं ये नंबर 4 है तो ये भी नंबर 4 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, बस ये चीज है। ओके, नाउ अब बात करते हैं, यानी मैंने क्या बोला कि मेरा घर है, मेरे घर में 4 लोग हैं, सामने वाला घर है उसमें भी 4 लोग हैं। ओके, ठीक है। अब मेरे घर में कौन कौन लोग हैं, मान लिया मेरे घर में 1 2 3 4 है, और वैसे ही सामने वाले घर में A B C और D है, ये 4 लोग हैं। ओके, बात को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ मैंने क्या किया, मैंने 1 को रिलेट कर दिया A के साथ में, 1 को रिलेट कर दिया B के साथ में, 1 को ही रिलेट कर दिया C के साथ में, और 1 को ही रिलेट कर दिया D के साथ में। यानी 1 जो था, जो मेरे घर में पहला सदस्य था, उसने बोला कि मेरा जो रिलेशन है वो सामने वाले घर में उसके पापा के साथ में भी है, उसकी मम्मी के साथ में भी है, उसके भाई के साथ में भी है, और वो मेरा फ्रेंड तो है ही। यानी उन 4 लोगों से मेरी बातें होती हैं, ठीक है। ऐसा है कि उन 4 लोगों से मेरी बातें होती हैं, यानी अगर बातें हो रही हैं तो 1 भी यही चीज बोलेगा कि 4 लोगों से मेरी बात हो रही है। अब 2 भी ऐसा बोलेगा कि मेरे सबसे बात होती है, फिर 3 भी ऐसा बोलेगा कि मेरी सबसे बात होती है, फिर 4 भी ऐसा बोलेगा कि मेरी सबसे बात होती है। यानी जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक इंसान सामने वाले घर में अपनी इमेज के बारे में बात करेगा। यानी 1 कहेगा कि मेरी B से, A से, C से और D से सभी से बात होती है, और ऐसा 2 भी बोलेगा। कौन बोलेगा? ऐसा मुझे 2 भी बोलेगा, ऐसा मुझे 3 भी बोलेगा, और ऐसा ही मुझे 4 भी बोलेगा। ये सभी लोगों में। और अब मेरे पास मुझे समझ में आया कि मेरे घर में जो 4 के 4 लोग हैं, या इस घर में जो हम घर पहला हमने बोला, इस सेट में जो 4 के 4 लोग हैं, उन 4 लोगों का इस सेट के साथ क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है,
क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो इन सभी चीजों को लिख करके हमने प्रोडक्ट बता दिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस प्रोडक्ट के बाद एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, A क्रॉस B बोल दिया। क्या बोल दिया, A क्रॉस B बोल दिया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, A क्रॉस B। आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे शुरुआत करी हमने यहां से रिलेशन की। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो हमने बात कर ली। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ये भी चीज जान ली कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के बीच में हो रहा है और दो सेट्स के बीच में हो रहा है, यानी दो सेट्स के बीच में हो रहा है और ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जो हमने प्रोडक्ट निकाला है उससे हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। जैसे हमने यहां पर आपको रिलेशन के बारे में एक एग्जांपल देने की कोशिश करी है और रिलेशन को आगे हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी समझेंगे। पहले ये एग्जांपल के ऊपर ध्यान देते हैं कि एग्जांपल क्या दिया हुआ है। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, टेबल हमें बता रहा है कि एवरेज लाइफ टाइम और मैक्सिमम लाइफ टाइम कितना है। क्या, एवरेज लाइफ टाइम और मैक्सिमम लाइफ टाइम कितना है। एवरेज लाइफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो कैट का एवरेज लाइफ टाइम है 12 इयर्स का, लेकिन मैक्सिमम लाइफ टाइम की बात करेंगे तो वो 28 इयर्स का है। वैसे ही हम बात करें काऊ की, डियर की, डॉग की और हॉर्स की, ठीक है, और हॉर्स की हमने बात कर ली। ये चारों ही लोगों का हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं कि पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि एवरेज क्या है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि एवरेज, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैक्सिमम। तो हमने इन सब का सेट बनाना शुरू कर दिया, इन सब के हमने एक ऑर्डर्ड फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। ये सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, समझ गए। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में पहली चीज रिप्रेजेंट कर रही है मेरे एवरेज को और दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम को। अब ये अदला बदली नहीं हो सकती, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मैंने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि मेरा ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यानी मेरा जो सीक्वेंस है, मेरा ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला। ओके, यहां तक बात सभी को क्लियर है। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये वाली चीज तो अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ओके ना, अब ऑर्डर्ड पेयर को अगर जनरली बात करें तो कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसमें कोऑर्डिनेट को लेकर के आएंगे रिलेशन पे, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने सेट का, तब हम इजीली समझा सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट में या फिर वाई कोऑर्डिनेट इसके क्या क्या है। मान लिया हमारे पास ये एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये इसमें हमने एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर दिया जो कि एक्स रिप्रेजेंट करता है मेरे एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई रिप्रेजेंट करता है मेरे वाई कोऑर्डिनेट को। ओके, ठीक है। इसको हम आगे जब हम डोमेन रेंज की बातें करेंगे और वो भी ग्राफिकल फॉर्म से करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ग्राफिकल फॉर्म में अगर हमें डेटा दिया हो या कोऑर्डिनेट प्लेन की हम बात कर रहे हो तो वहां पर हम कैसे, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर का रिप्रेजेंटेशन करें तो इस रिलेशन कैसे बनाते हैं बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर के साथ में। ओके, ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। छोटी छोटी चीजें हैं, बॉक्स बनाकर मैं आपको क्लियरली बताता जाऊंगा। अभी तक आपको मैंने यह बता दिया कि सेट्स क्या होते हैं, अभी तक मैंने आपको यह बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अभी तक मैंने आपको यह बता दिया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें ही मैंने बताई, मैंने अभी रिलेशन नहीं बताया है, मैं एकदम श्योरिटी से बोल रहा हूं, अभी मैं आपको ये सब तीन चीजें ही बता पाया हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डोमेन रेंज और रिलेशन की। अब हम आते हैं डोमेन रेंज और रिलेशन के ऊपर। नाउ अगर हम डोमेन रेंज और रिलेशन की बात करें तो किस तरीके से हम डोमेन रेंज और रिलेशन की बात करते हैं जरा समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास में सेट ए है और मेरे पास में सेट बी है,
यहां पर मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं और यहां पर मेरे पास में 4 एलिमेंट है, ठीक है, 4 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी 4 मान के चलेंगे, आगे कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी ना तो वहां पे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको। तो मैंने बोला ए के अंदर 1 2 3 4 है, फिर ऐसे ही मैंने बोल दिया बी के अंदर ए बी सी और डी है। अब ए जो है 1 जो है रिलेटेड इससे है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, 1 सी है, 2 ए है, 3 बी है, 4 डी है। ओके, तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 1 सी। ये हमने जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो कुछ ऐसा रिलेशन हमारे सामने लिख करके आया जो ऑर्डर्ड पेयर का हमारे पास में है। तो 1 का रिलेशन इन चारों के साथ में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते ना तो उसमें चारों आते लेकिन जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो किसी एक रिलेशन को उठाते हैं, किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को उठा लेते हैं। तो हमने बोला 1 सी है, फिर 2 ए है, फिर 3 बी है, फिर 4 डी है। बात ठीक, यहां तक एकदम कहानी क्लियर है, यहां तक होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, डोमेन, डोमेन के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे, कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या, ऐसे समझते हैं, डोमेन मतलब कि मेरा जो दायरा है वो डोमेन है। मतलब मेरे घर में आने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे घर में आने वाले या मेरे घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे डोमेन का पार्ट है। यानी यहां पर क्या है, यहां पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे डोमेन को, तो डोमेन मेरा हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब मैंने यहां पर बात किया रेंज की, तो रेंज को अभी छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन में ऐसा हो गया कि कोडोमेन में ऐसा हुआ कि जिससे हम रिलेशन निकाल रहे थे, जिससे रिलेशन निकल रहा था, जो दूसरा व्यक्ति है वो हमें बताता है कि कोडोमेन कितना है। जो दूसरा व्यक्ति है वो हमें बताता है कोडोमेन कितना है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में ए बी सी डी। अब दिक्कत फंस गई कि सर रेंज क्या है, फिर डोमेन तो ये वाले घर का हो गया, रेंज ये वो कोडोमेन ये वाले घर का हो गया, फिर रेंज क्या है, क्या हो गई रेंज। मतलब हाउ डू वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज आवर रेंज। यानी मेरे घर वाले लोगों में ये 4 लोगों की बातें इन 4 लोगों से होती है, मे भी हो सकता हो इसमें एक 5वां सदस्य हो ई, वो मेरे कोडोमेन का तो पार्ट हो जाएगा लेकिन मेरे रेंज का पार्ट नहीं होगा। यानी यहां पर मेरी रेंज क्या हो गई, ए बी सी डी। कैसे समझते हैं जरा, जिस भी एलिमेंट के सेट ए का उसकी अगर इमेज सेट बी में बनती है, यानी सेट ए में रहने वाले जितने लोग हैं वो जितने लोगों से बात कर रहे हो सेट बी में रहने वाले से, जितने लोगों से उन्होंने बात करी, जितने लोगों से रिलेशन बताया या जितने लोगों के साथ में उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, उनको हम बोल देते हैं अपनी रेंज। अब ये रेंज वही है जिनकी मैपिंग बन रही है, जिनका मैप बन रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी है। इसको इस एग्जाम्पल से की हेल्प से समझते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूं पूरा, इसको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। होपफुली मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं और आपको क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, जरा आप लोग तब तक पढ़ लीजिए जब तक मैं ये चीजें इरेज कर रहा हूं, जिससे आपको क्लियरली बताता जाऊंगा कि हो क्या रहा है। ओके, नाउ ओके, गिवन द रिलेशन, ये रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, 2,6 दिया हुआ है, -6, 1,4 दे रखा है, 2,4 दे रखा है, 0,0 दे रखा है,
1 कॉमा -6 दे रखा है, 3 कॉमा 0 दे रखा है। ओके, नाउ एक सेट हमारा ए है जिसमें कौन है, 2 है, 1 है, 0 है और देखिए 3 है। ठीक है, ये चारों लोगों की बात हो रही है ना, ये चारों लोगों की बात हो रही है, यही हमारा दिया हुआ है। अब हमने बात किया कि भाई दूसरा हमारे पास में इधर है, किसकी किसकी बात हो गई, -6 की बात हो गई है, 4 की बात हो गई है, 0 की बात हो गई है और मान लिया यहां पर 5 भी एक एलिमेंट है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया स्टेट द डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन मैंने बताया कि पहले वाले सेट में आने वाले जिनका रिलेशन जिनके साथ में दिखाया, पहले सेट में आने वाले वो सभी लोग डोमेन का हिस्सा होते हैं। यानी ये डोमेन क्या हो गया, जरा समझ पा रहे हो, 1 0 1 2 3, यानी ये देखो इधर इन सभी लोगों की बात हो रही थी, ये मेरे क्या हो गए, डोमेन का हिस्सा हो गए। अब मैं बोलूं को डोमेन क्या होगा साहब, ये बताएं, को डोमेन क्या होगा ये बताइए। तो आप बोलोगे सर को डोमेन क्या है, ये बी में रहने वाले जितने लोग हैं, जितने एलिमेंट हैं, वो हमारे को डोमेन का पार्ट है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, -6 4 0 एंड 5, ये हमारे को डोमेन का पार्ट है। यानी जिसका रिलेशन जिसके साथ में दिखा रहे हैं, ये बी में आने वाले सभी एलिमेंट को हमने बोल दिया को डोमेन। अब हमसे रेंज पूछी गई, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हम बता रहे, रिलेशन की। 2 का रिलेशन -6 के साथ में है, 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, 2 का रिलेशन 4 के साथ में है, 0 का रिलेशन 0 के साथ में है, 1 का रिलेशन -6 के साथ में है। ठीक है, और 3 का रिलेशन 0 के साथ में है। ठीक, यानी ये सभी 4 लोग जो हैं वो इन 3 एलिमेंट से ही बात कर रहे हैं, बाकी इस 5वें वाले से तो कोई बातचीत नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ सेट ए विद 5, so 5 must be excluded from the range। यानी कोई भी रिश्तेदारी ए में रहने वाले एलिमेंट की बी में रहने वाले 5 के साथ में नहीं है। इसीलिए हमने बोल दिया, क्या बोल दिया हमने, कि ये जो है हमारा 5 जो है, ये जो हमारे पास में आ रहा है 5, ये 5 क्या है हमारे पास में, एक्सक्लूडेड है। ओके, अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा कि कर्ली ब्रेसेस सिंपल करता है सेट को डोमेन रेंज डू नॉट रिपीट वैल्यू। यानी कि अगर ऐसा भी हो रहा है कि रेंज में, जैसे आपकी अभी देख पा रहे हैं ना कि 2 का एलिमेंट 4 है, 2 का रिलेशन 4 के साथ में है, और वैसे ही मैं बोलूं 1 का रिलेशन 4 के साथ में है, तो ऐसा नहीं कि रेंज में हम 4 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कितनी बार भी आ रहा है ऐसा नहीं होगा, कितनी बार भी लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखते हैं इन चीजों को। ओके, यहां तक बात मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगी। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने जो चीजें बता दी हैं वो होपफुली सभी को क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे चलने की बात करते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज है। ओके, नाउ आगे की बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे पास में। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। लेट अस स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हमने रिलेशन तो देख लिया कि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बता रहा था कि एक जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। उन सभी एलिमेंट्स में से हमने कुछ एलिमेंट लेके एक रिलेशन बना दिया हमारा। ये तो हमारे रिलेशन की बात हो गई कि ऑर्डर्ड पेयर से बनने वाले सेट्स को रिलेशन कहते हैं। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, ऑर्डर्ड सेट होते हैं। तो इन ऑर्डर्ड सेट्स को हमने ले लिया, ये हमारे मिल करके एक रिलेशन हमारे लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में पहला आता है एम्प्टी रिलेशन।
क्या बोला जाता है? एम्प्टी। इसको हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन भी। दूसरा हमारे पास में आ जाता है क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम बोलते हैं फुल रिलेशन भी। तीसरा हमारे पास में आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और 1.2 देखेंगे तो उसमें आइडेंटिटी का दोनों एक्सरसाइज में जिक्र हो गया है। नाउ एक्सरसाइज लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप विसॉल्व पे एक्सरसाइज लगा सकते हैं, आपको वहां पर एक्सरसाइज मिल जाएगी, प्लस आपको हर बुक के सॉल्यूशन तो मिल ही रहे हैं। तो एनसीईआरटी लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। पहले में क्या है? सेट्स पहचानना, दूसरे में क्या है? रिलेशन पहचानना, तीसरे में क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और हम एक्सरसाइज वाइज ही चलेंगे, एक्सरसाइज वाइज ही चीजें समझेंगे। इसके बाद अगर ये वाला जब टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म होता है तो अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन में आगे भी हम इक्विवेलेंस क्लास की जब बात करेंगे तो उस चैप्टर में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे इक्विवेलेंस वैल्यूज या इक्विवेलेंस क्लास होता है जो है उसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सब जितने रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूं इसमें ट्रांजिटिव के अलावा किसी से क्वेश्चन नहीं आता है आपके पेपर में। ट्रांजिटिव के अलावा किसी से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, पढ़ते जाते हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे। उसके बाद आ गया इनवर्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा कहानी। इसके बाद एंड में एकदम आपने बुक में लिखा होगा जहां पर लिखा रहता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो और वहां पर आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन चेक किया तो कुछ जगह पे इक्विवेलेंस दिया होता है, कुछ जगह पे इक्विवेलेंस को बाद में समझाया होता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इक्विवेलेंस जो है वो बाद में समझाने वाली ही चीज है, बिकॉज अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन में तो मुझे डालना चाहिए, बट ये जो तीन रिलेशन है ना, ये तीन जब ट्रू होंगे तब ये आता है। आगे और डिटेलिंग में इसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पर मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब एक ही रिलेशन में ट्रू हो जाएं तो मैं कैसे उसको इक्विवेलेंस क्लास और उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करता हूं। ये चीजों को हम और ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, आगे बढ़ते। पहला हमारे पास में आता है एम्प्टी, वॉइड या फिर नल। नल सेट में आता है। रिलेशन में नल नाम आप बहुत कम देखते हो। ये जो हमारा नल दिया हुआ है ये सेट में आता है, नल सेट आपने सुना होगा। बट कुछ बुक्स में अगर आप देख लें तो कुछ बुक्स में नल रिलेशन भी दिया होता है, इसीलिए मैंने यहां पर नल आपको मेंशन कर दिया। बट मेजर बुक्स में आपको एम्प्टी और वॉइड मिलेगा। नल जो है वो बहुत कम बुक्स में मिलेगा, बट मैंने मेंशन जरूर कर दिया और इसीलिए मैं क्लास में आपको समझा भी देना चाहता हूं। आते हैं, बात करते हैं क्या होता है ये नल, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है, होता क्या है एक्चुअली, क्यों हम कह रहे हैं एम्प्टी, क्यों कह रहे हैं वॉइड, या क्यों कह रहे हैं हम नल। ठीक है, एक बार लैंग्वेज की तरफ जरा ध्यान दीजिए और ये लैंग्वेज ही आपको सारी चीजें बता रही है। अगर इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज रिलेटेड और मैप्ड इन एनी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, यानी अगर मैंने बोला कि किसी भी एक सेट की बात करें, उस सेट में आने वाला कोई भी आदमी या व्यक्ति, मेरे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, इसका रिलेशन जो है ना इनके साथ में है ना बाहर वालों के साथ में है, तो उसको क्या बोलते हैं कि यार ये बड़ा ही बेकार आदमी है, ये क्या है, ये तो बड़ा ही खाली इंसान है, यार ये क्या है, अलोन जिसको बोल दिया हमने कि अकेला है, उसको बोल दिया क्या, एम्प्टी सेट या एम्प्टी रिलेशन। एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है भाई एक सेट ए का जिसमें क्या है 100 हेन्स हैं एक पोल्ट्री फार्म में, यानी एक पोल्ट्री फार्म है जहां पर 100 हेन्स हैं। ठीक है, क्लियर, मुर्गियां। अब क्या है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रिलेशन ऑफ गेटिंग एन एलिफेंट इन द फार्म। यानी अगर मैंने बोल दिया कि मेरे घर में
कौन कौन रहता है मेरे घर में? मैंने बोल दिया कि मेरे फादर रहते हैं, मेरी मदर रहती है, मैं रहता हूं और मेरा ब्रदर रहता है। ठीक है, ठीक, मेरे फादर, मेरी मदर, मैं रहता हूं और मेरा ब्रदर, ये 4 लोग रहते हैं। अब किसी इंसान ने बोल दिया और मेरा नाम तो उत्कर्ष है, मेरे फादर का नाम मान लेते हैं कि ए से शुरू होता है, मेरी मदर का नाम मान लेते हैं बी से शुरू होता है, मेरे ब्रदर का नाम मान लेते हैं वाई से शुरू होता है। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है और मुझसे किसी ने बाहर से आकर कॉल करके पूछा, या मेरे घर में नीचे में मान लो गेट पे आया कोई और किसी ने बोला कि क्या इस घर में आई नाम से कोई रहता है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कोई नहीं रहता। जैसे कभी कभी हो जाता है, सर्वे वाले आते हैं और आपके घर में क्या बोलते हैं कि आपके घर में क्या 5 साल से कोई छोटा बच्चा है क्या? तो आप कभी अगर होता है तो यस, नहीं होता तो आप क्या करते हैं? नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, हमने कॉल तो किया लेकिन रिटर्न में क्या आया हमारे पास में? कुछ नहीं आया हमारे पास। रिटर्न में उसका रिलेशन में हमने देखा कि कुछ भी नहीं मिला, उसको क्या बोल दिया? एम्प्टी रिलेशन बोल दिया। ठीक है, वॉइड रिलेशन बोल दिया, क्योंकि ये पोएट्री फॉर्म में सिर्फ क्या थी? हेन्स थी। यानी अगर इसमें मुर्गियां हैं तो अगर मैं एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं भी तो क्या निकलेगी एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी? नहीं निकलेगी ना। तो बात यही है कि एलिफेंट की अगर प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रही है तो कैसे हो पाएगा? ओके, बात क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर यूनिवर्सल रिलेशन की। मैंने बोला था मैं आपको यूनिवर्सल सेट की भी इसके बारे में बात करूंगा जब हम यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, एक रिलेशन आर है किसी भी सेट में, ठीक है, एक रिलेशन आर है किसी भी सेट में, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कब कहते हैं? जब ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। क्या? जैसे मैंने बोला एक सेट है हमारे पास 1, 2 और 3, यानी इसका सेट के सभी एलिमेंट आपस में इसी सेट में रिलेटेड हो तो हम क्या बोल देते हैं? उसको फुल रिलेशन बोलते हैं। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हों, ये क्या हो गया? तो यूनिवर्सली आता है, यूनिवर्सली सच बात है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया? उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? यूनिवर्सल रिलेशन बोल दिया। जैसे हमने एक सेट लिया सभी नेचुरल नंबर्स का, क्या लिया? सभी नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिया, और बी क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स, इन सभी होल नंबर्स का एक सेट है बी मेरे पास में। अब हमने बोला कि रिलेशन ए और बी का यूनिवर्सल है सभी एलिमेंट का, ठीक है, ए एलिमेंट का। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ए के सभी एलिमेंट का, क्योंकि ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से हो गया बेटा? नेचुरल नंबर हो गया ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं। कौन से? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर काउंटिंग। जैसे मेरे पास में 5 उंगलियां हैं, 2 आंखें, एक नाक है, एक मुंह है, तो ऐसे हो जाता है, ये काउंटिंग नंबर है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते आ रहे थे, नेचुरली ये थे पहले से, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर्स बोल दिया। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर क्या हो गया ये बताइए। जब 1400 सेंचुरी में आर्यभट्ट ने जीरो दिया, वर्ड को जीरो दिया, जब जीरो दिया तो ये जो फैमिली थी, जो नेचुरल फैमिली थी, वो अब कंप्लीट फैमिली हो गई, होल फैमिली हो गई, तो इसको बोल दिया क्या? होल नंबर। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ये जो काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर इंफिनिटी तक गिनतियां, और यहां पर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो क्या नेचुरल नंबर इन सभी में, होल नंबर में जितने भी नंबर है उसके अंदर पूरा पूरा नहीं आता होगा?
यानी क्या नेचुरल नंबर के जितने भी लोग हैं वो क्या होल नंबर से रिलेट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरा सबसेट है होल नंबर का। क्या है? नेचुरल नंबर मेरा सबसेट है होल नंबर का। इसीलिए मैं बोलूंगा कि नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल रिलेशन ये हो गया, क्योंकि सभी एलिमेंट का रिलेशन होल नंबर के सभी एलिमेंट के साथ में। ठीक है, अब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है ना। मैं बात कर रहा था पावर सेट और एम्प्टी यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट हो गया बेटा जी जो कि हमें कहे यूनिवर्सली एग्जिस्ट कर रहा हो, जो कि एनवायरनमेंट में ऐसा सेट हो जो सब यूनिवर्स के जितने भी एलिमेंट हम रख सके उसमें, उसको हम कह देते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। ओके, आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास में दो चीजें हमने कवर कर ली है। हमने क्या कवर कर लिया? हमने बात कर ली एम्प्टी रिलेशन की, हमने बात कर लिया यूनिवर्सल रिलेशन की। अब हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन आ गया। आइडेंटिटी रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सेल्फ लव। जो इंसान खुद से प्यार करे उसको क्या बोल दिया गया? आइडेंटिटी रिलेशन। यानी जब भी हम किसी सेट ए की बात करें, अगर उसका रिलेशन उसी के साथ में मिल रहा है और ये एक रिलेशन बना रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी अभी हमने बोला कि हमने दो क्या किया, मान लीजिए कि हमने दो कॉइन्स टॉस किए, 2 कॉइन्स वर टॉस। ठीक है, 2 कॉइन्स टॉस किए। अब 2 कॉइन जब हमने उछाले तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि हेड हेड आ जाए या कि टेल टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है ना भाई, दोनों कॉइन पे हेड हेड आ जाए या दोनों ही कॉइन पे टेल टेल आ जाए। तो ये जो हमारे पास में ये दोनों एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट्स किस चीज के एलिमेंट है बेटा? ये दोनों एलिमेंट है हमारे क्या? आइडेंटिटी रिलेशन का पार्ट। बात समझ गए? क्या है ये? हमारे आइडेंटिटी रिलेशन का पार्ट है। ओके, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये हमारे क्या हो गए? आइडेंटिटी रिलेशन हो गए। अब ध्यान रखना, आइडेंटिटी का बड़ा भाई कौन? रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी का बड़ा भाई कौन? रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, हम इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये B क्रॉस A बराबर हो जाएगा? ऐसा बोल सकता हूं क्या? एक बार सोचो, जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैंने बोला कि A क्रॉस B ऐसा लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, ये सेट A है, ये सेट B है, तो क्या B क्रॉस A भी बराबर होगा क्या? ऐसा कुछ तो ये बराबर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो है हमारा है वो ऑर्डर्ड पेयर का है। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया ना, अदला बदली नहीं हो सकती। यानी A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, जब हमने बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ रिलेशन, तो हमने क्या कह दिया कि इसमें A B C एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो हमने एक चीज क्या बोल दी? हमने एक चीज इसमें बोल दी कि ये जो है A का रिलेशन 1 के साथ में है, B का रिलेशन 2 के साथ में है, C का रिलेशन 3 के साथ में है। लेकिन अब हम क्या कर देते हैं? इसको रिवर्स कर देते हैं। हम कह देते हैं कि A1 का रिलेशन A के साथ में है, 2 का रिलेशन B के साथ में है, 3 का रिलेशन C के साथ में है। यानी डोमेन और कोडोमेन की क्या हो गई? अदला बदली हो गई। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो गए? इधर उधर हो गए। तो ये क्या हो गया? डोमेन कोडोमेन। ठीक, दो लोगों की अदला बदली हो गई है।
और फिर हम बात करें रेंज की, तो रेंज हमारा क्या है, आर इनवर्स, यानी कि रेंज हम अब बोलेंगे तो रेंज क्या है, जिसकी जिसकी फोटो छप रही थी इधर, अब वो उसकी फोटो उधर वाले की बात करेगा कि 1 की फोटो ए के साथ में छप रही है, 2 की फोटो बी के साथ में, और 3 की फोटो सी के साथ में। तो क्या हो गया, अदला बदली हो गई, चेंज हो गया। जैसा कि मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइस उछाल रहे हैं, कंसीडर थ्रोइंग 2 डाइस। रिलेशन क्या निकला, 1 2 2 3। अब आर इनवर्स जब भी हमने निकाला तो इसको पलट दिया, ये क्या हो गया, 2 1 3 2। ध्यान रखना, जब भी हम ऐसा लिख रहे हैं कुछ, तो ये मेरा डिफाइन कर रहा है डोमेन को, और ये मेरा डिफाइन कर रहा है रेंज को। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर दें कि ये मेरे एलिमेंट्स जो हैं ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और ये मेरे एलिमेंट्स जो हैं ये मेरे रेंज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हमने बोला रिफ्लेक्सिव, देखो लव योरसेल्फ मैंने लिख रखा है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी का बड़ा भाई, आइडेंटिटी का क्या है, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास में ध्यान दीजिएगा, जब भी आइडेंटिटी रिलेशन आया, आइडेंटिटी रिलेशन क्या, जहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा कुछ आ रहा हो। अब इस आइडेंटिटी रिलेशन में अगर मैंने लिख दिया एक जगह पे आइडेंटिटी, जरा देखिएगा, मैंने लिख दिया आ रहा है 1 1, आ रहा है 2 2, आ रहा है 3 3, तो ये आइडेंटिटी जब मैंने लिख दिया तो इस आइडेंटिटी को मैं बोल सकता हूं रिफ्लेक्सिव है। यानी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो रिफ्लेक्सिव है ही, जितने भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव है ही, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है रिफ्लेक्सिव। अगर इसमें एलिमेंट एक दो ज्यादा आ जाए, जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3, और अब इसके बाद मैंने लिख दिया 1 2 2 1, लिख दिया। ओके, क्लियर। अब अगर एलिमेंट ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी तो पूरा पूरा आ ही रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट्स आ ही रहे हैं, अब उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो उसको भी लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। जो उसके अलावा आ रहा है उसको भी हम आने देंगे, मना नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी तो आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा भी कोई आना चाहता है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन आइडेंटिटी जरूर आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी का एक भी एलिमेंट छूटा तो उसको क्या बोल देते हैं, इररिफ्लेक्सिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ गए। आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी कोई भी एलिमेंट छूट गया, कंफ्यूज कैसे करेंगे तुमको, मैंने लिखा 1 1, मैंने लिखा 2 2, मैंने लिखा 1 2, मैंने लिखा 4 4, मैंने लिखा 2 1, ऐसे करके मैंने लंबे एलिमेंट्स लिख दिए। अब तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुम्हें लगा कि आइडेंटिटी तो पूरा पूरा आ गया, नहीं आया, 3 3 नहीं आया। समझ गए। जब तक आइडेंटिटी पूरा का पूरा नहीं आ जाता तब तक वो रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी आना जरूरी है, आइडेंटिटी का बड़ा भाई रिफ्लेक्सिव हो गया, बात ठीक। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन मैंने जैसा कि डायग्राम में शो किया है आपको कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही वाली बात है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना। तो एलेक्स ने एंडी से बोला कि यार तुम देखो ना, तुम मेरे फ्रेंड हो, तो मैं, और एंडी बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। यानी अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है, यानी अगर 1 2 आया
तो भैया उस रिलेशन में 2 1 जरूर आने का। अगर 1 3 आया तो 3 1 जरूर आना चाहिए। अगर 1 4 आया तो क्या 4 1 जरूर आना चाहिए। अब सर ये भी तो हो सकता है कि 2 2 आ रहा हो, 3 3 आ रहा हो। कंफ्यूजन वाला पार्ट मैं तुम्हें बताऊंगा और कुछ नहीं, ठीक है। और 1 1 आ गया हो तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं है क्या कि भाई 1 1 आ गया, 1 1 है, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है तो क्या बी ए से भी रिलेटेड है। तो क्या आइडेंटिटी को भी सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? एक बार सोचो जरा, क्या आइडेंटिटी को सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं? सोचो जरा, अगर ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, तो क्या आइडेंटिटी को हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक? जी हां, आइडेंटिटी इज द पार्ट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बट कभी भी ऐसा हो कि 1 2 आया हो तो 2 1 आना जरूरी है, 1 3 आया हो तो 3 1 आना जरूरी है, 1 4 आया हो तो 4 1 आना जरूरी है। ये होता है हमारा सिमेट्री का पार्ट। ओके, बात समझ गए? यहां पे चलते हैं अपने लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट के ऊपर, और ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत बेहतरीन रिलेशन जिसको बोलेंगे। ये कंफ्यूजन इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि बच्चे इस ट्रांजिटिव में रो जाते हैं। क्या हुआ? बोला कि लव ट्रायंगल है, मैंने इसीलिए लव ट्रायंगल बना के रखा है आपके लिए, कि ए जो है या 1 जो है वो 2 से प्यार करता है, और अगर 2 3 से प्यार करता है तो ए 1 3 से भी प्यार करेगा। यानी अगर मेरे सेट में 1 2 आया और 2 3 आया तो उसी सेट में 1 3 आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर आया तो होना जरूरी है, अगर नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर आया तो होना जरूरी है। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जरूरी पार्ट है। अब जरा एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, और इसमें मुझे जरा बताइएगा कि क्या आपको लगता है कुछ। ये मैंने कहा ये 1 1 है, ये 1 2 है, सॉरी 1 2, ठीक है। ये मैंने बोल दिया 2 2 है, ये 3 3 है, ठीक। क्या इसको मैं ट्रांजिटिव बोल सकता हूं? इसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूं क्या? सोचिएगा जरा, ठीक है, सोचिएगा। और नेक्स्ट सेशन में इसी पे मिलते हैं हम आपसे। होपफुली आपको सेशन पसंद भी आया होगा, एंड प्लीज अगर पसंद आया तो बताइएगा मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे आज हम अपना सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव के बारे में और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बिकॉज छोटा सा टॉपिक नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरीज हो तो उसको भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।